चलिए आज हम लोग 10th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण का पांचवा विधि देखेंगे हल करने का। इसके पीछे वाले कुछ वीडियो में हम इसके आने वाले डिफिनीशन और इसे हल करने के अनेक विधियों के बारे में जाने थे और उन्हीं विधियों में से एक विधि बच गया था जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और भी बहुत सारे जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम लोग वो 5 जो विधि था वो हमारा सबसे पहला था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा तुलनात्मक विधि, तीसरा लुप्तीकरण विधि, चौथा ब्रजगुणन विधि और पांचवा हमारा अनुपात निर्णय विधि है। और उसी अनुपात निर्णय विधि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम अभी तक वे 4 विधियों के बारे में एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके हम बताए हैं और सभी विधियों में हम एक ही एग्जाम्पल लिए हैं ताकि हमें यह पता चले कि हम किसी भी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही आंसर आएगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे अनुपात निर्णय विधि। 10th क्लास का है यह। तो हम लोग को 5वां नंबर जो है अनुपात निर्णय विधि। तो इस अनुपात निर्णय विधि के द्वारा हम क्या करेंगे कि युगपत समीकरण, दो चर वाले समीकरण को हल करेंगे। तो हम सभी में यही एग्जाम्पल लिए हैं 11x - 6y = -18, 5x - 4y = -40। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि यही एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि 11x - 6y = -18 और दूसरा हो गया 5x - 4y = -40। हमने अभी तक जितना 4 जो पढ़े हैं उन चारों विधियों में यही एग्जाम्पल लिए थे और इसी को सॉल्व किए थे। और हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यह जो विधि है अनुपात निर्णय, एक तरह से देखा जाए तो हम लोग जो लुप्तीकरण विधि पढ़े थे तो लुप्तीकरण विधि के जैसा ही ये अनुपात निर्णय भी है। लुप्तीकरण में हम लोग इस चर यानी कि x वाले या y वाले को क्या करते थे कि बराबर करते थे और हम इसमें क्या करेंगे कि ये चर वाले को नहीं बल्कि अचर को क्या करेंगे कि बराबर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे समीकरण 1 कर लिए और इसे 2 कर लिए। अब इसमें हमें क्या करना है कि x चर है तो x को बराबर नहीं करना है, y को बराबर नहीं करना है। अनुपात निर्णय विधि में हमें बराबर करना है अचर यानी कि 18 और 40 को। तो हमें यहाँ देखना है कि इस समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, 1 में कितना से गुना कर दे और 2 में कितना से गुना कर दे। दोनों अलग अलग संख्या हो सकता है जिससे दोनों में गुना करने पर हमारा क्या आ जाए कि बराबर आ जाए। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम 20 से गुना कर दें, इस 18 में 20 से गुना कर दे और ये 40 में हम 9 से गुना कर दे तो हमारा दोनों क्या आ जाएगा कि बराबर आ जाएगा। यहाँ 20 से इसमें करेंगे तो 18 दूनी का 36 360 होगा, फिर 9 से 40 में करेंगे तो 360 होगा। तो इसी को हम यहाँ क्या कर देंगे कि लिख देंगे कि समीकरण 1 में 20 से तथा 2 में 9 से गुना करने पर। तो हमने क्या कर लिया कि समीकरण 1 में 20 से गुना करेंगे तो ये नहीं कि केवल इसी में गुना करेंगे, हम गुना करेंगे तो ये सब में गुना करेंगे। तो इसमें गुना करेंगे 20 से तो हमारा हो जाएगा 220x माइनस 20 से 6 में करेंगे तो 120y बराबर इसको करेंगे तो -360। उसी प्रकार अब ये 9 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 45x, यहाँ 36y बराबर में हमारा हो जाएगा -360। इस प्रकार से हो गया। अब ऐसे हम लाइन खींचेंगे, उसमें क्या करते थे कि हमारा x और x या y वाला बराबर रहता था तो हम इसको काटते थे, लेकिन यहाँ में ये बराबर रहते, इसको क्या करेंगे काटेंगे। कटेगा कब? जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तब। तो ये दोनों एक चिन्ह का है तो ये कटेगा नहीं कटेगा तो चिन्ह बदलने के लिए हम इसे क्या करेंगे कि घटाएंगे। अगर ये एक चिन्ह रहता तो हम घटाते नहीं बल्कि क्या करते कि जोड़ते। तो अलग अलग चिन्ह रहता तो हम जोड़ते तो ऐसे ही कट जाता, लेकिन एक चिन्ह है तो हमारा चिन्ह कब बदलेगा? जब घटाएंगे तब, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल दिया जाता है।
तो चिन्ह बदलेंगे तो ये कुछ का चिन्ह है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस माइनस में है तो प्लस में। तो अब क्या करेंगे कि ये ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला माइनस में है, तो इसको घटाएंगे। तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ x का x रहेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसमें दाखिल लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 1, यानी कि 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बचेगा 1, तो 1, तो ये 175 x हो गया। फिर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि फिर ऊपर वाला 12 है तो 12 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। और ये 120 में से जब 36 को हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 84y बराबर, ये क्या हो जाएगा, कट गया तो कट गया तो हम इसके जगह लिख दिए 0। अब ये हमारा 84y इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो 175 x बराबर 84y, 175 x बराबर 84y, ये इतना आ गया। जब देख ले कि ऐसे बराबर हो जाए तो हम इसके बराबर में कुछ नहीं तो हम एक क्या कर लें कि अचर k मान लिए हैं, एक अपने से k मान लिए तो k मान लेंगे तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि 175 x, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये इसमें जो चर दिया होगा उसको छोड़कर कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 175 x बराबर k और एक हो जाएगा 84y बराबर k। तो यहाँ 175 हमारा गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो k बटा 175, फिर इधर 84 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो k बटा 84। इस प्रकार से हमारा x और y का मान आ गया। इसको हम क्या कर ले रहे हैं कि हम समीकरण 3 कर ले रहे हैं। ये हमारा दोनों क्या हो गया कि समीकरण 3 हो गया। अब इसका वैल्यू हम समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे, जिसमें हमें आसान होगा उसमें क्या करेंगे कि रखेंगे। तो देख रहे हैं कि हम अगर इसमें रखेंगे तो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें 11 है, 11 के और यहाँ रखेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये भी देख लेना कि कट रहा है कि नहीं। जिसमें आसान होगा उसी में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 2 में x और y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x और y का मान रखेंगे तो जब इसका वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो ये 5 का 5 x, तो x का वैल्यू हमारा है k बटा 175 माइनस 4 का 4 गुने y, तो y का वैल्यू हमारा है k बटा 84 बराबर ये -40। तो इस प्रकार से है। अब इसको हम क्या करेंगे कि काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 35 बार में कटेगा और 4 से जब इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। तो ये हमारा हो गया k बटा 35 माइनस k बटा 21 बराबर -40। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, बटा का घटाव करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 105। अब भाग करके गुना करेंगे तो 3k माइनस 5k होगा बराबर -40। इसको घटाएंगे तो -2k, बट ये 105 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो हमारा गुना में हो जाएगा, तो -40 गुने 105 हो गया। अब 2 गुना में है इधर, उधर जाएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा, तो -40 गुने 105 बटा -2। अब ये माइनस माइनस कट गया, 2 से काटे तो 20 बार में, अब 20 से हम उसमें गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2100। तो ये k का वैल्यू हमारा आ गया 2100। अब एक k का वैल्यू हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखेंगे तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 में k का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में हम k का मान रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा x बराबर k, तो k का वैल्यू हमारा 2100 बटा 175 और फिर y बराबर, तो y बराबर है k, तो k हमारा 2100 है और बटा 84। अब इसको क्या करेंगे कि काटेंगे, तो जब इसको हम 175 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, इसको जब काटेंगे तो हमारा 25 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 12 और y बराबर हमारा आ गया 25। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि अनुपात निर्णय विधि द्वारा क्या करते हैं कि हल करते हैं। इसको नोट करना हो तो वीडियो के यहीं पे कुछ रोककर आप क्या कर सकते हैं कि नोट कर सकते हैं, और इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन को लेकर आप सॉल्व कीजिए। और इसमें कहीं न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपको बता सके। तो अभी तक हम लोगों ने देखे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में
जो 5 विधि होता है उन विधियों द्वारा हल करने के तरीके के बारे में हम लोगों ने जाना, और उन सभी में हमने क्या किया कि एक ही एग्जाम्पल यही लिए थे, और इसी के द्वारा हम क्या किए कि इन 5 विधियों द्वारा जो हल करने का तरीका था उसके द्वारा हम हल अलग अलग करके क्या किए कि इसको निकाले, और सभी में हमारा x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 25 ही आया। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या जाने कि हम किसी भी विधि द्वारा हल करेंगे हमारा एक ही आंसर आएगा। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको पांचों तरीके से हल करने की जानकारी प्राप्त हो जाए और अच्छे से जान सके। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक इसमें ये हल करने के लिए देखे, अब इसके आगे भी हम लोग इसमें कुछ देखेंगे। तो आगे हम लोग को देखना है कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है, तो इसमें कभी कभी होता है कि ये हल होता भी है और कभी हल नहीं होता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर हमारा 0 होता है। यह व्यापक रूप होता है, और इस प्रकार से अगर ये दिया हुआ हो तो इसका ऐसा नहीं कि दिया है तो हल होगा ही होगा। ऐसा भी होता है कि कभी इसका हल एक होता है, कभी अनेक होता है यानी कि अनगिनत होगा, और कभी ऐसा भी होता है कि एक भी हल नहीं होता है। तो उसका भी हम कंडीशन देखेंगे कि कब होगा तो कैसे होगा, तो हमारा एक हल होगा, कब होगा तो हमें एक से ज़्यादा हल होगा। तो इसके लिए हमारा कुछ कंडीशन यानी कि नियम है, उन नियमों को अगर याद रखेंगे और समझ जाएंगे तो आपको ये पहले ही ये पता हो जाएगा कि जिस समीकरण का हल कर रहे हैं उसका कितना हल है, एक है कि एक से अधिक है कि एक भी हल नहीं है। और इसे अच्छे तरह से नोट भी कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यह सामान्यतः बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला कि अगर ये a बाई डी बराबर न हो b बाई ई, a बाई डी यानी कि a, इतना याद रखिएगा कि इसके कभी भी बराबर में 0 होना चाहिए, तभी जाकर इसको हम करेंगे। तो इस फॉर्म में बदलने के बाद तो ऐसा दिया हुआ हो, ये हमारा हो गया शर्त, यहां पर हो गया हल की संख्या, उसके बाद चलिए देखिए हम एक एक करके सबका देखेंगे। ये हल हो गया, हल की संख्या कितना होगा, उसका ग्राफ जो खींचेंगे वो कैसा होगा, और उसके बाद समीकरण को क्या कहेंगे, समीकरण क्या कहलाएगा। तो ये 4 एक साथ देखेंगे। तो अगर a बाई डी बराबर ना हो b बाई ई के, यानी कि a और d का अनुपात b और e के अनुपात के बराबर ना हो, तो उसका हल हमेशा कितना होगा, 1 होगा, हमेशा हल 1 होगा। और इसका जब ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ के लिए हमें आगे एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी या छेदक, प्रतिच्छेदी होगा, और उस समीकरण को कहते हैं अविरोधी। उस समीकरण को हम कहेंगे अविरोधी कहेंगे। अब कहिएगा कि देखिए यहाँ पर बराबर ना हो तो हल की संख्या 1, ग्राफ प्रतिच्छेदी और समीकरण होगा अविरोधी। अगर यही क्या हो कि a बाई डी कि ये बराबर हो लेकिन लास्ट वाला बराबर ना हो, पहला 2 बराबर हो और लास्ट वाला बराबर ना हो, तो इसका हमारा हल क्या होगा, तो इसका हल 1 भी नहीं। इसका जब हल निकालेंगे तो 1 भी हमारा हल नहीं होगा, और इसका जब ग्राफ खींचा जाता है तो इसका ग्राफ हमारा समानांतर होगा, यानी कि एकदम ऐसे लाइन होकर जाएगा सीधे, कहीं पे ये काटेगा नहीं। और इस समीकरण को हम कहते हैं विरोधी।
इस समीकरण को कहा जाता है विरोधी। अब कहिएगा कि चलिए यहाँ तक देखें कि पहला बराबर ना हो, पहला बराबर हो, लास्ट वाला बराबर ना हो। अब कहिएगा कि कहीं तीनों बराबर हो, तो ऐसे a/d बराबर b/e बराबर c/f ऐसे दिया हुआ हो, तो इसका जब हल निकालेंगे तो इसका हल हमें होता है अनेक। इसका हल होगा हमारा अनेक, और इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ होगा संपाती। संपाती का मतलब कि ये दोनों लाइन, जैसे पहला भी लाइन इसी पर जाएगा और दूसरा भी लाइन खींचेंगे तो इसी लाइन से ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा संपाती होगा। और इस समीकरण को कहा जाता है आश्रित। आश्रित समीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये होता है कि कब कितना हल हमें होगा। तो इसे अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। और ये हमें सामान्यतः बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे इस पर क्वेश्चन पूछता है। ऐसे हम एग्जाम्पल लेकर ऐसे बता रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमें कोई ले लिए कि 3x - 6y + 8 बराबर 0 और 9x - 15y बराबर 15। तो ऐसे दिया हुआ हो तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों समीकरण में बराबर में 0 दिया है कि नहीं दिया है। तो देख रहे हैं कि पहले वाले में समीकरण में तो बराबर में 0 दिया है, लेकिन दूसरे समीकरण में बराबर में 0 नहीं दिया है। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा कि बराबर में 0 कीजिएगा। तो बराबर में 0 करने के लिए हम बराबर के साइड वाले को इधर ला लेंगे। तो ये 9x का 9x, ये 15y और यहाँ पर 15 जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में और बराबर में 0। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि हम ऐसे निकालेंगे ये a/d। तो a हमारा कितना है, 3 है, और d हमारा 9 है। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3। फिर क्या करेंगे कि हम निकालेंगे b/e। तो b/e, तो b हमारा दिया हुआ है कि -6 और e, तो ये हमारा है -15। अब इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे तो ये 3, ये 5, तो इसका आ गया हमें 2/5। तो देख रहे हैं कि हमें ये अभी a/d और b/e बराबर नहीं है। अगर यहीं पे देख रहे हैं कि यही बराबर नहीं है तो हमें c/f निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये c/f तभी निकालेंगे जब ये दोनों बराबर होगा तब। अगर ये दोनों ये और ये बराबर होता तो हम c/f निकालते। अगर बराबर नहीं है तो c/f निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि a/d बराबर नहीं b/e, a/d बराबर नहीं b/e, तो इसका हल हमें कितना होगा, 1 होगा। ग्राफ पूछा जाए तो इसका ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी होगा और समीकरण को हम क्या कहेंगे, अविरोधी समीकरण कहेंगे। तो ऐसे कोई भी पूछ सकता है कि इसका हल कितना होगा, ग्राफ कैसा होगा, समीकरण कैसा होगा। तो हम किसी भी प्रकार से जो पूछ रहा हो वही लिखेंगे। तो हमें भी मान लें कि हल लिखना हो तो हम लिख देंगे कि इसलिए इसके हलों की संख्या 1 है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है। ये याद रखिए कि c/f कब निकालेंगे, जब हमें ये दोनों बराबर आएगा तब। ये बराबर आएगा तभी c/f निकालना है। अगर बराबर नहीं आया तो हमें c/f निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो जब बराबर होगा तो c/f निकालेंगे, बराबर नहीं होगा तो c/f नहीं निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि हल करेंगे। चलिए अब यहाँ एक और बात हम देख ले रहे हैं कि हमने यहाँ तो लिख दिया कि a/d, लेकिन कहीं कहीं ऐसे ना लिखकर यहाँ लिखा रहता है कि ये जो हम लिखे हैं इसी प्रकार से लिखा रहता है, लेकिन थोड़ा सा अलग करके लिखा रहता है। इसमें फर्क क्या करता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कर देता है कि a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 और c2, तो इस प्रकार से करके देता है। तो इसे अगर हमें हल करना हो तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ a1/a2 करेंगे, यहाँ b1/b2 करेंगे, कुछ नहीं यहाँ, क्योंकि ये है b है c है, लेकिन यहाँ d के जगह a2 कर दिया तो d के जगह हम a2 कर दिए, f के जगह तो b2 है तो b2 कर दिए। अब उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे कि यहाँ ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, ये नीचे b2 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा और नीचे c2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये a1 तो यहाँ हो जाएगा हमारा a2, यहाँ b1 तो यहाँ नीचे हो जाएगा हमारा b2, यहाँ c1 तो नीचे हो जाएगा c2। तो इस प्रकार से भी होता है। तो ऐसे भी दिया हुआ हो तो इस प्रकार से क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे।
तो इस प्रकार से आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि जिससे हम आने वाले अगले वीडियो में उसको हम सॉल्व कर सके और उसको बता सके। इसमें कहीं आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे नोट करना हो तो वीडियो को रोक कर यहीं पे नोट कर सकते हैं।